Hello students, this is lecture 7 of continuity and differentiability. This is the last lecture of this chapter. इस लेक्चर में हम करने वाले हैं फंक्शनल इक्वेशंस। उससे पहले हम पढ़ेंगे थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अब थ्योरम्स में पहला रूल ये है कि डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल इज डिफरेंशिएबल। सेकेंड रूल ये है कि डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल इज नॉन डिफरेंशिएबल। बस ये दो रूल हैं केवल। और नॉन डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। और डिफरेंशिएबल में तो देखो प्लस हो माइनस हो या मान लो एफ की पावर जी हो, एफ इंटू जी हो, एफ बाय जी हो, ठीक है ना, कुछ भी हो। अगर एफ और जी डिफरेंशिएबल हैं तो सब के सब क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे, ठीक है। तो अगर एफ और जी डिफरेंशिएबल हैं तो उनको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, एक की पावर में दूसरा कर दो, कुछ भी कर दो, डिफरेंशिएबल ही रहेगा। और डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल ही रहेगा। बाकी हमें कुछ नहीं पता कि ये प्लस माइनस करने से, मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें कुछ भी नहीं जानते हैं। केवल फर्स्ट और सेकंड रूल इसका हमें याद रखना है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, इसमें बताना है कि ये नॉन डिफरेंशिएबल कब कब होगा। तो देखो सीधी सी बात है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की मैं बात करता हूं अगर, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होने वाला है 1, 2 और 3 पर, इंटीजर पॉइंट्स पर। 0 पर कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि 0 के हम पीछे तो देखेंगे नहीं। ये ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ है, इसमें हम 0, 1, 2 एंड 3 तक इसमें हम जा रहे हैं, ठीक। अब 0 और 0 प्लस पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 0 ही है, यानी ये कंटिन्यूस भी है 0 पर और डिफरेंशिएबल भी है। तो 0 पर कोई दिक्कत नहीं है, पर ये डिसकंटिन्यूस है 1, 2, 3 पे, तो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा ही। और अगर मैं बात करूं इसके एडिशन की, तो ये हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल, और 2x माइनस 1 तो डिफरेंशिएबल ही होगा 1, 2, 3 पर। तो डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल एट 1, 2, 3। अब बात करते हैं मॉड एक्स की। मॉड एक्स तो केवल नॉन डिफरेंशिएबल वहीं पर होता है जहां वो 0 यानी कि हाफ पर। तो अगर हम हाफ की बात करें तो हाफ पर क्या होने वाला है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को तो कोई प्रॉब्लम हाफ पर है नहीं, क्योंकि उसको तो प्रॉब्लम इंटीजर पर ही होती है, यानी ये डिफरेंशिएबल हो गया। और हाफ पर ये क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल, यानी कि क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। तो हाफ 1 और 2 और 3 पर क्या होने वाला है, ये नॉन डिफरेंशिएबल। अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। 0 से 2 में एक तो हमारे पास है मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, जिसमें प्रॉब्लमेटिक पॉइंट सिर्फ 1 है। एक ये है जिसमें प्रॉब्लमेटिक पॉइंट हाफ है। तो tan x में केवल पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स पे प्रॉब्लम आती है, और हमें x दिया है 0 से 2। अब 0 से 2 में क्या क्या है हमारे पास, देखो अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 पर मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो शार्प एज आएगी तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा ये, तो यानी 1 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। और ये मॉड जो है इसमें 1 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये डिफरेंशिएबल हो गया। और 1 पे tan x को भी कोई दिक्कत नहीं है, और नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। अब मैं बात करूंगा फिर हाफ की। हाफ में क्या होने वाला है, ये है डिफरेंशिएबल, देन ये हमारा क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल, देन tan x को कोई दिक्कत नहीं है। नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। अब बात करते हैं tan x की, क्योंकि इसका हमने पॉइंट देख लिया, इसका देख लिया। अब tan x के पॉइंट की बात करें तो हमें केवल 0 से 2 से मतलब है। तो 0 से 2 तक अगर मैं ग्राफ बनाऊं tan x का, तो ये ग्राफ कुछ बनता है tan x का, 0 से पाई बाय 2 और 2। अब इसमें आप देख सकते हो कि केवल पाई बाय 2 ही ऐसा पॉइंट है जहां पर ये डिसकंटिन्यूस यानी कि नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है। और तो 0 से 2 में पाई बाय 2 का कोई ऑड मल्टीपल है ही नहीं। तो एफ एक्स की मैं बात करूं तो पाई बाय 2 पे डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल, यानी कि क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। यानी कि ये 3 पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल होने वाला है, हाफ 1 और पाई बाय 2। हाफ 1 एंड पाई बाय 2। क्लियर हो गई बात। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इन क्वेश्चंस की। 0 पे चेक करना है हमें।
अब देखो जो पहला पार्ट है इसका कॉस मॉड एक्स, अब मॉड एक्स तो जो है हमारा वो या तो प्लस एक्स होगा या तो माइनस एक्स होगा, पर कॉस माइनस एक्स तो कॉस एक्स ही हुआ करता है। अब जीरो पे मैं बात करूं अगर, तो जीरो पर कॉस एक्स हमारा क्या होने वाला है, डिफरेंशिएबल, और जीरो पर मॉड एक्स क्या होने वाला है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। और हमें ढूंढना था डिफरेंशिएबल कौन है, यानी वन हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर केवल फोर्थ है, फोर्थ आंसर आएगा डिफरेंशिएबल होगा, बाकी सब नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएंगे। कैसे, सेकंड पार्ट देखते हैं। कॉस इनवर्स मॉड एक्स की बात करें अब इसमें अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है, और अगर एक्स की जगह पे मॉड एक्स आ जाए तो इस ग्राफ में क्या होता है, लेफ्ट पोर्शन तो हटा देते हैं, राइट पोर्शन की इमेज लेते हैं, तो इससे जीरो पर क्या आ जाएगी हमारे पास, शार्प एज आ जाएगी। क्योंकि शार्प एज क्यों आएगी, अब देखो, क्योंकि कारण ये है कि अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाऊं और इसका जीरो पे स्लोप देखूं, तो इसकी डिफरेंशिएशन ये है, और जीरो डालने से -1 आ रहा है, यानी ये स्लोप -1 है। तो जब मैं इसकी इमेज लूंगा तो ये वाला स्लोप क्या हो जाएगा, +1, यानी इसका लेफ्ट डेरिवेटिव तो 1 है, राइट डेरिवेटिव -1 है, तो डेरिवेटिव अलग अलग होने की वजह से इसमें शार्प एज क्रिएट हो जाएगी, तो हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि मैं इसमें जो है एक बार मॉड जो है उसको खोल दूं मैं माइनस से, और एक बार मैं मॉड को खोल दूं प्लस से। अब मैं इसको अगर डिफरेंशिएशन करूं तो कॉस इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन हो गई -1/√1 - एक्स स्क्वायर। अब इसमें ये आप देख सकते हैं कि इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आएगा वो इसमें अगर मैं 0 डाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1, और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है, राइट हैंड डेरिवेटिव वो इसमें 0 डालने से क्या आने वाला है, -1। तो यानी कि हमारा डेरिवेटिव अलग अलग आ गया, तो ये क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब थर्ड में बात करता हूं अगर साइन मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स की। अब देखो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार का हुआ करता है, और ये y इक्वल टू एक्स लाइन को क्या करता है, टच करता है। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, और ये एक्स लाइन को टच करता है, और x की जगह अगर मॉड एक्स लिखे हम, तो जब x की जगह मॉड एक्स आएगा तो इसी की इमेज यहां ली जाएगी ऐसे, ठीक है। अब इसमें ये तुम देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है। अब देखो ये जो बेसिकली क्या है कि f(x) दो फंक्शंस का सम है, तो f(x) जैसे हमारा g प्लस एच है, तो अगर मुझे f की डिफरेंशिएशन निकालनी है तो वो g डैश प्लस एच डैश होगी, यानी मैं इन दोनों की डिफरेंशिएशन को ऐड कर सकता हूं डायरेक्टली, यानी मैं इन दोनों स्लोप्स को ऐड कर सकता हूं डायरेक्टली। अब दोनों स्लोप्स को जरा ऐड करके देखो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड का स्लोप। अब ये लाइन हमारी y इक्वल टू एक्स है, और ये लाइन हमारी y इक्वल टू -x है, ठीक है। अब इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका क्या होने वाला है, -1, और साइन मॉड एक्स का भी -1, क्योंकि दोनों ग्राफ एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो दोनों का स्लोप जो है वो सेम होगा। ऐसे में राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं तो इसका स्लोप भी 1 है और इसका स्लोप भी 1 है, क्योंकि एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो स्लोप दोनों का सेम होगा। क्यों होगा सेम, अच्छा टच क्यों कर रहे हैं, तो भाई साइन एक्स की तुम डिफरेंशिएशन देखोगे अगर, तो वो कॉस एक्स ही तो आएगी, तो 0 डालने से 1 ही तो आएगा, यानी स्लोप तो 1 ही आएगा ना भाई उसका, साइन एक्स का भी, तो इसका स्लोप भी 1 आएगा, इसका स्लोप भी 1 ही आएगा, तो स्लोप ऐड होकर क्या हो जाएंगे, 2। तो लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव अलग अलग हैं, यानी कि ये क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल एट 0। अब मैं बात करता हूं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट हमारा है साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स। अब इसमें ध्यान से देखो तो स्लोप मैं माइनस कर रहा हूं, तो इसमें मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो साइन मॉड एक्स का स्लोप अभी अभी मैंने इन दोनों का स्लोप ऐड किया था,
ये ऐड किए थे स्लोप, अब मुझे इन स्लोप्स को क्या करना है, माइनस। तो देखो -1 और -1 को माइनस करूंगा तो 0 आएगा, ऐसे ही 1 और 1 को माइनस करूंगा तो भी मेरे पास 0 आएगा, यानी ये फिर क्या हो गया, डिफरेंशिएबल एट 0। क्लियर। अब तो फोर्थ हमारा आंसर हो गया, हमें डिफरेंशिएबल चाहिए था। अब फिफ्थ की बात कर लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स पूरे का मॉड, मॉड ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा है और इसका स्लोप कितना है, ये ग्राफ भी y को एक्स लाइन को टच करेगा तो इसका स्लोप भी 1 ही होगा। नहीं तो आप फाइंड आउट करके देख लो भी, इसमें इसको डिफरेंशिएट कर दो तो 0 डालने से 1 आ रहा है, तो स्लोप यानी कि 1 है इसका। अब इसका स्लोप अगर 1 है तो अब अगर मैं इसका मॉड लूंगा तो नीचे वाला ग्राफ ऊपर को चला जाएगा, तो यानी कि अब इसका स्लोप अगर 1 है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि ये जा रहा था ऊपर की तरफ और ये जा रहा है नीचे की तरफ, यानी इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 हो गया और राइट हैंड डेरिवेटिव +1 हो गया, स्लोप अलग अलग है, यानी कि ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल एट 0। और अगर ऐसे क्लियर नहीं होता तो भाई इसको मॉड को खोल लो फिर, और क्या है, ये एक बार मॉड माइनस से खोल लो, एक बार मॉड प्लस से खोल लो, और अब इसको तुम जो है डिफरेंशिएट कर लो। तो डिफरेंशिएट करोगे तो यहां से हमारे पास क्लियरली दिख रहा है कि स्लोप हमारा 0 डालने से 1 और -1 यहां से हमें मिल जाएगा। क्लियर। अब सिक्स्थ पार्ट की मैं बात करूंगा, रूट ऑफ मॉड एक्स। रूट ऑफ मॉड एक्स। अब देखो इसमें ऐसा है कि रूट एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है और ये ग्राफ होता है वर्टिकल, इसका स्लोप होता है ये वर्टिकल लाइन, इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी जो भी बोलो, चाहे तो ये रूट एक्स का ग्राफ है और चाहे तो इसको डिफरेंशिएट करके देख लो 1/2 रूट एक्स, तो 0 वैल्यू डालने से हमारी क्या आ रही है, वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये स्लोप हमारा इन्फिनिटी हो गया। अब अगर मॉड लेना है मुझे तो मॉड जब एक्स पे लगता है तो हम क्या करते हैं, इसकी इमेज लेते हैं वाई एक्सिस में, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ, तो इसका स्लोप क्या हो गया, -इन्फिनिटी, तो लेफ्ट डेरिवेटिव हो गया -इन्फिनिटी और राइट डेरिवेटिव हो गया इन्फिनिटी, यानी कि नॉन डिफरेंशिएबल एट 0। अच्छा, अब हम सेवंथ पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है x⁵ का मॉड। अब वैसे तो देखो हमने पिछली क्लास में ये पढ़ लिया था कि मॉड x⁴n में पावर अगर 1 से ज्यादा हो तो डिफरेंशिएबल होता है, पावर 1 से कम हो तो नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो मॉड x की पावर क्या थी भाई, यहाँ मॉड x की पावर हाफ थी तो क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल, यहाँ मॉड x की पावर 5 है तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हमारा फिफ्थ पार्ट भी आएगा। क्लियर। इसका आंसर क्या आएगा, ये फोर्थ भी डिफरेंशिएबल है और ये जो भी हमारा पार्ट है सेवंथ पार्ट, ये दोनों हमारे आंसर होंगे। ये भी डिफरेंशिएबल है और एक हमारा फोर्थ पार्ट आया था, दोनों ही डिफरेंशिएबल होंगे क्योंकि मॉड की पावर 1 से ज्यादा हो तो क्या हुआ करता है, डिफरेंशिएबल। ओके, अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर रूट हमारा रिपीटेड हो तो मॉड लगने से भी वो डिफरेंशिएबल हो जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, भी मैंने x-1 लिखा, इधर x-1 लिखा, x-2 लिखा, या यूं कहें कि मैंने एक x-1 लिखा फिर मॉड ऑफ x-1 मॉड ऑफ x-2। अब ये तुम देख सकते हो कि इसमें 1 जो है ना वो रिपीटेड रूट है, तो 1 पर ये डिफरेंशिएबल आएगा आंसर, और 2 जो है वो नॉन रिपीटेड रूट है तो 2 पर ये आएगा नॉन डिफरेंशिएबल। मॉड के बारे में तुम्हें पता ही है कि मॉड में नॉन डिफरेंशिएबल आंसर आया करता है, ठीक है, बट अगर रिपीटेड होगा तो डिफरेंशिएबल आएगा। क्यों आएगा भाई, देखो इसमें अगर मैं इस मॉड को खोलूं तो अगर मैं x 1 से छोटा लिखता हूं तो ये दोनों मॉड जो हैं ये माइनस से खुलेंगे, तो यानी ये दोनों मॉड अगर माइनस से खुले तो प्लस हो जाएगा, यानी ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब अगर मैं x को 1 से 2 लिखूं तो ये मॉड खुलेगा प्लस से, यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा, और अगर 2 से मैं बड़ा लिखूं तो दोनों मोड प्लस से खुलेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो बेसिकली देखो साइन का ही फर्क है, माइनस प्लस का ही,
अब मैं अगर एफ डैच एक्स फाइंड आउट करूं यहां से, तो ये एज इट इज इंटू इसकी डिफरेंशिएशन 1 प्लस ये एज इट इज इंटू इसकी डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स माइनस 1, और डिफरेंशिएशन देखो ये भी तो सेम ही आएगी, बस एक माइनस ही तो लगा हुआ है, बाकी तो सेम ही आएगा सब जो भी आ रहा है, और यहां पर भी तो सेम ही आएगा, देखो बस प्लस ही लगा है बाहर, और क्या है, सेम चीज ही तो आएगी पूरी की पूरी, और ये 2 से बड़ा हो गया। अब मैं अगर 1 वैल्यू इसमें डालूंगा तो ऑब्वियसली x माइनस 1 यहां भी है और x माइनस 1 यहां भी है। ये क्यों हो पाया? क्योंकि ये रिपीटेड रूट था, x माइनस 1 का होल स्क्वायर होने की वजह से ही तो यहाँ पे x माइनस 1 आया, और यहां पर तो रहेगा ही रहेगा। तो x माइनस 1 दोनों जगह होने से हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है? हमें बेनिफिट ये मिलने वाला है कि जैसे ही मैं एफ डैच एक्स की वैल्यू निकालूंगा 1 पर, तो इसमें हमारा लेफ्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 आने वाला है। ये भी 1 डालने से 0, ये भी 1 डालने से 0, यानी कि लेफ्ट डेरिवेटिव हमारा क्या आने वाला है 1 डालने से, ये हमारा 1 से पहले आंसर आने वाला है 0, और 1 के बाद देखोगे तो वो आने वाला है -0। भी आंसर तो ये प्लस है, ठीक है, ये माइनस है और ये अगेन प्लस है, इतना ही फर्क है प्लस माइनस का, तो ये तो फिर डिफरेंशिएबल हो गया एट 1। और अगर मैं 2 की बात करता हूं तो 2 से पहले हमारा आंसर क्या है? अब इसमें 2 डाल के देखो जरा, इसमें 2 डालने से तुम्हें क्या मिलेगा 1। अब इसमें 2 डालने से अगर 1 मिलेगा तो लेफ्ट साइड में -1, ये -1 हो गया, और 2 के बाद ये आंसर, यानी कि 2 के बाद क्या हो गया +1, तो ये आंसर अलग अलग आ गया, तो क्या हो गया नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर है? तो बात सिर्फ ये है कि मॉड जब कहीं भी आता है तो मॉड खुलता है प्लस माइनस से, तो केवल प्लस माइनस का अंतर रहता है लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव में, और अगर आंसर हमारा 0 आ जाता है तो +0 -0 में कोई फर्क है नहीं, तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बट अगर हमारा आंसर 1 2 3 कुछ आ रहा है तो प्लस माइनस होने से क्या हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन रिपीटेड। अब मैं इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करने वाला हूं ये। अब इसमें ये तुम देख सकते हो कि इसमें एक तो फैक्टर बाहर x माइनस 1 x माइनस 2 है, और ये जो है इसके भैया 3 फैक्टर हैं 1 2 3। अब ये तो तुम निकाल तो सकते हो, निकाल लेना अपने आप, 3 फैक्टर हैं। अब इस क्वेश्चन में मैं इस कंसेप्ट को यूज करने वाला हूं कि क्योंकि 1 रिपीटेड रूट है, 1 और 2 ये दोनों रिपीटेड रूट्स हैं, क्योंकि 2 बार आ रहे हैं, ये भी रिपीटेड 1 भी और 2 भी। अब रिपीटेड रूट में क्या होने वाला है? ये होने वाला है डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल 1 और 2 पर, ठीक है। अब इसकी बात कर लूं मैं मॉड साइन की, तो मॉड साइन तो अलग से चलेगा। देखो मॉड साइन की मैं बात करूं तो पहले तो मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा ये, फिर मुझे ग्राफ बनाना था साइन एक्स प्लस π/4 का, तो प्लस π/4 होने से ये ग्राफ π/4 पीछे को जाएगा, यानी ये कुछ ऐसा सा ग्राफ बनने वाला है, पीछे को चला जाएगा, और ये हमारा 2π तक बना लिया। अब इसमें क्योंकि मॉड लिया है तो नीचे का ग्राफ ऊपर जाएगा। अब नीचे का ग्राफ जब ऊपर जाएगा तो यहां पर एक शार्प एज हो जाएगी, कहां पर 3π/4 पर, 3π/4 पे क्या होगी शार्प एज, और 7π/4 पे ये देखो नीचे का ग्राफ ऊपर गया, ठीक है। नीचे का ग्राफ ऊपर जाने से ये शार्प एज आ गई इन 2 पॉइंट्स पर, तो इन 2 पॉइंट्स पर ये क्या हो गया नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर? तो हम तो 1 और 2 पे देख रहे हैं, तो 1 और 2 पर तो ये क्या है डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल इज डिफरेंशिएबल। अब मैं बात करूं 3 की, तो 3 तो भाई नॉन रिपीटेड रूट है। अब 3 क्योंकि नॉन रिपीटेड है और मॉड में भी है, तो इस पर ये फंक्शन क्या आने वाला है हमारा नॉन डिफरेंशिएबल। और साइन की मैं बात करूं, साइन को तो भाई देख रहे हो इस ग्राफ को तुम, 3 पर तो कोई दिक्कत है नहीं इस ग्राफ को, तो ये डिफरेंशिएबल ही है, तो नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल इज डिफरेंशिएबल, तो कोई दिक्कत 1 2 3 पे नहीं हुई हमें, सॉरी नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल इज नॉन डिफरेंशिएबल, तो 3 पर ये क्या आ गया नॉन डिफरेंशिएबल आ गया। अब 3π/4 और 7π/4 की मैं बात करूं अगर, तो भाई 3π/4 और 7π/4 पर मॉड को तो कोई समस्या है ही नहीं, ये सब तो बहुत बढ़िया है, 3π/4 पर डिफरेंशिएबल है। पर जो साइन का ग्राफ है ये तुम यहाँ ग्राफ से देख रहे हो कि ये शार्प पे जा रही है, तो नॉन डिफरेंशिएबल, यानी क्या हो गया नॉन डिफरेंशिएबल, यानी इन तीनों पॉइंट्स पर ये फंक्शन आने वाला है नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर? ओके, अब मैं आता हूं इस टॉपिक पे, फंक्शनल इक्वेशंस की बात करते हैं। अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? फंक्शनल इक्वेशंस।
अब फंक्शनल इक्वेशंस में देखो दो तरह की चीजें आती हैं। एक तो आता है हमें फंक्शन जस्ट ऐसे दिया हुआ है, वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है हमें पता नहीं है, और एक होता है हमें डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया है। अब नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन में तो हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज डाल के वगैरह हम क्वेश्चन किया करते हैं, और अगर डिफरेंशिएबल दिया हो हमें तो हम डिफरेंशिएट किया करते हैं, डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन निकाला करते हैं। दो तरह के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। जैसे कि मैं पहले ये क्वेश्चन ले लूं, इसमें मुझे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं दिया क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो मुझे इसको बिना डिफरेंशिएशन के करना है। ठीक है, तो फंक्शनल इक्वेशन टॉपिक का क्या मतलब है? फंक्शनल इक्वेशन का ये मतलब है भी कोई फंक्शन दिया और कुछ इक्वेशन दिया और हमें कुछ करना है, तो इसको मैं कैसे करना है, पुट वैल्यूज, कुछ वैल्यूज वगैरह डालनी है। क्या वैल्यू डालनी है? जैसे 8th क्वेश्चन में क्या दिया, मैं 8th क्वेश्चन में कि भाई f2 की पावर x दिया है तो fx बताओ, तो बहुत आसान काम है ये, तो 2 की पावर x को t पुट कर दो, बात खत्म हो गई। अब 2 की पावर x को जब तुम t पुट करोगे तो ये फंक्शन तुम्हारा बन गया ft बराबर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। बट इसमें हमारा t जो है उसकी रेंज तो लिखनी पड़ेगी, क्योंकि 2 की पावर x लिखा है t को। अब 2 की पावर x तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, हमेशा 0 से बड़ा। तो इसका फिर आंसर हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वेर एक्स इज ग्रेटर देन 0। क्लियर? अच्छा, अब क्वेश्चन कर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें बोला अभी एफ एक्स निकाल के दिखाओ। ये हमें कुछ इक्वेशन इन्होंने दे दी और बोल रहे हैं कि एफ एक्स निकालो, और ये इक्वेशन ट्रू है हर एक्स वाई के लिए, फॉर ऑल एक्स वाई, यानी मैं एक्स वाई को कुछ भी डाल सकता हूं इसमें, मैं एक्स वाई को 0 डालूं, 1 डालूं, कुछ भी डालूं एक्स वाई को, है ना। और f0 हमें इसमें दे रखा है 1। तो पहले तो मैं ऐसे करता हूं कि एक्स वाई दोनों को 0 डाल देता हूं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया है एक्स वाई को कुछ भी डालो हमेशा ट्रू है। तो भाई यहां से f1 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, f स्क्वायर 0 माइनस f0 प्लस 2 आ गई, पर f0 तो 1 दिया है, तो 1 दिया है, तो भाई हमारा यहां से आंसर 2 आ गया, f1 पता लग गया। अब f1 जान के मैं क्या मिला, हमें नहीं पता क्या मिला, f1 जान के बस निकाल लिया, क्या पता कहीं काम आ जाएगा, देखते हैं। अब देखो निकालना तो मुझे fx था, अब fx मैं कैसे निकालूं, मुझे ये इक्वेशन दे रखी है, अब इसमें से मैं fx कैसे निकालूं। तो इसमें मैं एक काम करता हूं, देखो मैं इसमें कुछ पुट कर देते हैं ना, देखो y को 0 पुट कर देते हैं, भी कुछ भी करना है हमें, तो x को 0 पुट करो, y को करो, कुछ तो करो। y को 0 पुट करने से ये तो काम हमारा बन गया, काम हमारा इस प्रकार से बन गया कि भी y को 0 पुट करने से क्या हुआ, ये चीज तो f1 में चेंज हो गई, और f1 हम निकाल चुके थे 2, और ये चीज चेंज हो गई अपनी fx इंटू f0 में, fx इंटू हमने y को 0 पुट किया था ना, तो y को 0 पुट करने से ये चीज हमारी क्या बनी थी, fx इंटू f0। तो भाई f0 तो हमें दे रखा है 1, और ये भी 1 दिया है, तो ये तो हमारा काम बन गया। यहां से तो हमें fx फंक्शन पता लग गया, यहां से हमारा fx फंक्शन क्या आ गया, x प्लस 1 आ गया। क्लियर हो गई बात? ठीक है, x प्लस 1 आंसर आ गया हमारा। तो ये तो अभी मैंने बात की फंक्शनल इक्वेशंस का टाइप 1, ये हमारी टाइप 1 है। टाइप 1 में हमें फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं दिया हुआ, तो हम वैल्यू पुट पुट करके काम चलाएंगे। अब मैं आ जाता हूं टाइप 2 पर, इसमें फंक्शन हमें डिफरेंशिएबल दिया है, तब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज पुट करने से तब काम नहीं चलेगा, तो हमें डिफरेंशिएट करके काम चलाना पड़ेगा। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें, है ना। अभी मैं एग्जांपल देता हूं कैसे। अब कुछ फॉर्मूले लिखने वाला हूं मैं। इफ fx इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आएगा, सच दैट f of x plus y equal to fx plus fy, then prove that fx equal to kx। ये हमें याद करना है। देखो ये पहला फार्मूला है अपना, ये क्वेश्चन भी है फार्मूला भी है, तो इसको कैसे भी समझ लो तुम, क्वेश्चन भी आ सकता है ये, पर जो भी इसका रिजल्ट हमें याद भी करना। अब मैं इसको प्रूफ करने वाला हूं।
कैसे प्रूव करूंगा देखो। अब इसमें वैल्यू डाल के देखो काम चलेगा नहीं। अब मैं y को 0 डाल दूं, अगर पहली बात तो y को मैं 0 डालूंगा ना तो fx बराबर fx प्लस f0 आएगा। f0 तो मुझे पता ही नहीं कौन है, तो पहले मैं f0 निकाल लूंगा। चलो ठीक है, f0 निकाल लेते हैं। अब मैंने x और y दोनों को 0 डाल दिया, तो वहां से मेरे पास आ गया f0 बराबर f0 प्लस f0 यानी कि 2f0, यानी यहाँ से मुझे f0 बराबर क्या मिल गया 0। चलो ठीक हो गई बात। अब मैं जो है अभी मैं ऐसा करता हूँ, इसको कोशिश करता हूँ टाइप 1 से करने की, पुट वैल्यूज जैसे यहाँ मैंने किया था, एक्स वाई को 0 डाल दिया, वाई को 0 डाल दिया ना, आंसर आ गया था। चलो कोशिश करके देख लेते हैं, वाई को 0 डाल के, वाई को 0 डाला तो एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस f0 बन गया। f0 0 है, लो कुछ नहीं मिला यहाँ से, एफ एक्स बराबर एफ एक्स आ गया। तो जब फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया होगा ना क्वेश्चन में, तो वैल्यू डाल के काम चलने वाला है नहीं, तब हमें डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। तो इसके दो रास्ते हैं अपने पास। एक रास्ता तो ये है कि मैं एफ डैश एक्स का फॉर्मूला लगाऊं। एफ डैश एक्स का फॉर्मूला ये होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच। एफ डैश ए का फॉर्मूला एफ डैश एक्स का एक ही बात है। अब मैं इस फॉर्मूले से एफ डैश एक्स निकालने की कोशिश करूंगा। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच को मैं लिख सकता हूं एफ एक्स प्लस एफ एच। क्यों लिख सकता हूं, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एफ एक्स प्लस वाई क्या है, एफ एक्स प्लस एफ वाई। फॉर ऑल एक्स वाई ट्रू है, कुछ ना लिखा हो तो फॉर ऑल एक्स वाई माना जाता है, तो अब ये लिख सकता हूं मैं। अब एफ एक्स से देखो एफ एक्स कट गया, तो एफ एक्स से एफ एक्स कट गया, तो यानी ये बन गया हमारे पास 0। एफ एक्स माइनस एफ एक्स क्या होता है 0। बट हमें क्वेश्चन में दिया है 0 कौन है, मतलब हमने निकाला था अभी, ये निकाला ना अभी, तो 0 कौन है f0। तो भाई मैं 0 लिख सकता हूं ना। अब यहां पर देखो प्लस 0 लिखो माइनस 0 लिखो एक ही बात है ना, यहाँ माइनस 0 लिख दो प्लस 0 लिख दो एक ही बात है, ठीक है। तो ये लिख सकता हूं। पर ये फार्मूला तो भाई एफ डैश, ये फार्मूला किसका हो गया, ये फार्मूला तो एफ डैश एच का हो गया, एफ एच माइनस एफ जीरो, सॉरी एफ डैश 0 का हो गया फार्मूला। तो एफ डैश 0 का यही तो फार्मूला होता है, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बाय एच। तो एफ डैश 0 तो कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि एफ डैश 0 का क्या मतलब है, एफ डैश 0 का ये मतलब होता है जैसे कोई फंक्शन दिया हमें कॉस एक्स मान लो, ठीक है, या हमें मान लो कि साइन एक्स दिया है। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे कॉस एक्स मिलेगा, फिर मैं इसमें 0 डालूंगा, तो ऑब्वियसली मैं 0 डालूंगा तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। भी कोई भी फंक्शन दिया हो, जैसे e की पावर 2x दे दिया मान लो तुम्हें, अब इसका तुम एफ डैश एक्स करोगे, भी एफ डैश 0 का ये मतलब नहीं होता है कि 0 डालने के बाद डिफरेंशिएशन हो रही है। एफ डैश 0 का मतलब होता है पहले एफ डैश एक्स निकाला है बाद में 0 डाला है ना, पहले 0 डाल के बाद में डिफरेंशिएशन करना, ये मतलब नहीं होता इसका। तो इसको मैं अगर करूंगा तो एफ डैश एक्स ये आएगा, तो एफ डैश 0 क्या आएगा हमारा 2, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू ही तो आएगी ना। ऑब्वियसली बात है, मैं 0 डाल दूंगा अगर, तो वैल्यू क्या आएगी कांस्टेंट, यानी ये कोई कांस्टेंट है तो इसको मैं k मान लेता हूं, यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू के एक्स आ गई। तो के एक्स आ गई, के आ गई सॉरी, है ना, के वैल्यू आ गई। तो के वैल्यू आ गई, तो अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। तो इंटीग्रेट करने से क्या होगा, के की इंटीग्रेशन के एक्स प्लस सी। अब मुझे सी निकालना है। अब सी कैसे निकालूं, मैं एक्स को डाल देता हूं 0, तो यहां से मुझे f0 बराबर 0 प्लस सी मिल गया। पर f0 की वैल्यू तो क्या थी 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई 0। अब c 0 आ गया तो fx मेरे को क्या मिल गया kx। तो ये प्रूव कर दिया कि fx हमारा kx है, ठीक है। अब इसी को मैं प्रूव करने वाला हूं दूसरे मेथड से, ठीक है, दूसरे मेथड 2 से प्रूव करने वाला हूं। अब मेथड 2 क्या है भाई, मेथड 2 ये है, अभी हमें कुछ इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई थी, ये कुछ मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था, और भाई इन्होंने बोला था कि ये फॉर ऑल एक्स वाई ट्रू है, नहीं भी बोला था तो एज्यूम कर लिया जाता है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली। एक्स ओनली का मतलब होता है कि ट्रीटिंग वाई एज कॉन्स्टेंट, वाई को मैं कॉन्स्टेंट मान के इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो अब एफ डैश एक्स प्लस वाई की डिफरेंशिएशन ये हो गई, फिर चेन रूल लगेगा, x की डिफरेंशिएशन x प्लस वाई की भी करनी पड़ेगी। अब x की डिफरेंशिएशन तो 1 है और y की क्या होगी 0, क्योंकि y को मैं क्या मान चुका हूं कांस्टेंट। अब मैं इस पे आ जाता हूं, एफ एक्स प्लस एफ वाई की डिफरेंशिएशन, तो एफ एक्स की डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स और एफ वाई की 0, क्योंकि मैं y को क्या मान चुका हूं कांस्टेंट, तो एफ वाई भी क्या माना जाएगा कांस्टेंट। क्लियर हो गई बात। अब मैं यहां पर ऐसा करता हूं, x को डाल देता हूं 0, तो यहां से मुझे क्या मिला, एफ डैश एक्स बराबर एफ डैश 0, और एफ डैश 0 हमारा क्या है कांस्टेंट। एफ डैश 0 को क्या मान लिया मैंने k। तो देखो बिल्कुल
हम जो सॉरी एक्स को 0 डाला था ना, तो एफ डैश वाई आ गया। तो वो तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई लिखो एक्स लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है। अब एफ डैश वाई अगर कांस्टेंट है तो भी यहाँ से एफ वाई भी तो, एफ डैश एक्स भी तो कांस्टेंट ही होगा ना, तो वाई लिखो एक्स लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये बिल्कुल सेम चीज मिलेगी जो यहाँ मिली थी। अब यहाँ भी देखो हमें एफ डैश एक्स के सॉरी मिट गया ये, हाँ यहाँ से भी हमें एफ डैश एक्स के मिला था और यहाँ से भी वही एफ डैश वाई के मिला है। वो तो एक्स वाई वेरिएबल चेंज हो रहा है, बाकी तो कई मिला है, तो सेम आंसर हमारा दोनों जगह से हमें मिल गया। ये दो मेथड है इस क्वेश्चन को करने के। अब मैं दूसरा फॉर्मूला बताने वाला हूँ, ठीक है। ये इसको क्वेश्चन समझ लो या फॉर्मूला कुछ भी समझ लो। जैसे यहाँ दिया था ना कि ये प्लस तो दोनों प्लस है ना, तो इसी का एक और फॉर्म भी होती है कि ये प्लस और यहाँ मल्टीप्लाई। फिर एक तीसरी फॉर्म भी होती है कि यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ प्लस। फिर एक चौथी फॉर्म भी होती है, यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ भी मल्टीप्लाई। अब इसमें हमारा एफ एक्स फॉर ऑल एक्स वाई ट्रू दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, ये हम प्रूफ तो देखो उसी तरह से करेंगे जैसे मैंने अभी अभी इस क्वेश्चन को दो मेथड से प्रूफ किया है। इसी तरह से हम इन सबको भी प्रूफ करेंगे, पर ये आंसर हम याद रखेंगे, काम आने वाले हैं। इसमें क्या होगा देखो, सोच के देखो। इसमें जो है एक्स की पावर एन लिख सकता हूं मैं, सॉरी एक्स की पावर एन नहीं, इसमें क्या लिखेंगे हम, एफ एक्स प्लस वाई अगर ये हो जाए, के एक्स तो हम लिख चुके हैं, के एक्स नहीं होगा, ए की पावर एक्स हो जाएगा। ये पुट करके देख लो भी। इसमें देखो ये चीज हमारी क्या बनने वाली है, ए की पावर एक्स प्लस वाई, और ये क्या बनने वाली है देखो, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई। तो भाई ए की पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई तो होता ही है ना, ठीक है। तो सही बात हो गई ना, ये क्लियर हो गया। तो ये याद भी रखना है, प्रूफ भी कर सकते हैं, याद रखना है ए की पावर एक्स होगा ये, ठीक है, ए की पावर एक्स। और तुम्हें पता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, तो इसमें ए तो जीरो से बड़ा ही होता है। अच्छा, या फिर जीरो भी हो सकता है देखो, क्योंकि ये जीरो अगर मैं लिखूंगा तो एफ जीरो बराबर मतलब जीरो बराबर जीरो इंटू जीरो, तब भी ठीक है। जीरो आंसर लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ए की पावर एक्स लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, और वन भी लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि वन बराबर वन इंटू वन, तब भी ठीक है। बाकी वन तो वैसे ए की पावर एक्स भी हो जाएगा, ए को अगर मैं वन लिख लूं तो ठीक है, बाकी अलग लिखना है अलग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं इसकी बात करूं तो भाई ये फंक्शन मेरा है एक्स की पावर एन, तुम वैल्यू डाल के देखो, एक्स की पावर एन, सॉरी एक्स की पावर एन तो नहीं है ये, है ना। तो ये कौन है भैया, ये फिर लॉग एक्स है। तुम इसमें डाल के देख लो फंक्शन। अब अगर मैं एफ एक्स को ये फंक्शन मानता हूं तो उस केस में एफ एक्स वाई हो जाएगा अपना के लॉग एक्स वाई, और ये क्या होने वाला है भैया अपना के लॉग एक्स, प्लस ये क्या होने वाला है भैया अपना के लॉग वाई। तो सही बात तो है देखो, लॉग एक्स वाई बराबर लॉग एक्स प्लस लॉग वाई तो होता है ना, तो सही बात हो गई ये तो के लॉग एक्स आंसर इसका आने वाला है, ये हम याद रखेंगे इस बात को, है ना। और इसका आंसर जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है बिल्कुल, कोई दिक्कत थोड़ी है। जीरो बराबर जीरो प्लस जीरो, जीरो आंसर भी हो सकता है, पर जीरो मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि वो तो देखो के लॉग एक्स जब लिख ही दिया है तो भाई के को जीरो डाल लो, के को जीरो डालने से जीरो आंसर आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसकी मैं बात करूं, ये फंक्शन हमारा एक्स की पावर एन है, क्योंकि ये बनने वाला है एक्स वाई की पावर एन, ये हो जाएगा एक्स की पावर एन और ये हो जाएगा वाई की पावर एन। तो भाई सही तो है ये फॉर्मूला, सही तो होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यानी कि एक्स की पावर एन हम इसको याद रखेंगे, और या फिर मैं इसको जीरो लिख लूं, क्योंकि जीरो इक्वल टू जो है जीरो इंटू जीरो लिख सकते हैं, या मैं इसको वन लिख लूं, वन इक्वल टू वन इंटू वन, तब भी ठीक है। ये फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज है, एक और चीज याद कर लेना भाई, है ना। नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं। एक और चीज भाई याद कर लेना, एक और चीज तुम्हें ये याद करनी है कि अगर एफ एक्स कोई पोलिनोमियल फंक्शन हो, इफ एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन सच दैट, इफ एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन सच दैट एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स, देन एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस माइनस एक्स की पावर एन। भाई इसको याद कर लेना। प्रूफ तो देखो, प्रूफ तो इसका कुछ नहीं है, तुम एक काम करो, एफ एक्स को कुछ पोलिनोमियल मान लो, है ना, कुछ मान लो, मतलब ए जीरो एक्स की पावर एन और ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, और से लेकर चलते चलते
an-1 x प्लस n ऐसे फंक्शन मान लो कोई पॉलिनोमियल। अब मान लो और इसमें पुट कर दो। ये जो तुम्हें इक्वेशन दी है इसमें जो है इसको f(x) की वैल्यू को पुट कर दो और फिर सारे कोफिशिएंट कंपेयर करो, ठीक है ना, कंपेयर ऑल कोफिशिएंट्स। अब वो कोफिशिएंट में सब आ जाएगा, x की पावर n को भी कंपेयर करो। इसको तो बहुत लंबा सा प्रूफ है इसका, है ना, x को, x की पावर 0 को, कांस्टेंट को, सबको भी कंपेयर करो। तो कंपेयर करके ये अपने पास आंसर आने वाला है। लंबा प्रूफ है, अपने आप कर लेना इसको, आंसर तुम्हें याद रखना है। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन। ये देखो लिखा हुआ क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन अगर आएगा तो इसका, ठीक है। ये लिखा है पॉलिनोमियल फंक्शन दिया होगा, ये चीज दी होगी, सब दिया हुआ है। बस हमें तो सीधा फॉर्मूला लगाना है जो लिखा है यहाँ पे। क्या फॉर्मूला लगाना है भी, f(x) को क्या होना पड़ेगा 1 + - x की पावर n, डायरेक्ट, बस डायरेक्ट यूज करना है। अब देखो मुझे f3 दिया तो मैं इसमें x को 3 डाल देता हूं, पर मुझे f3 की वैल्यू जो है ना -26 दी है, यानी ये हो गया -27। अब देखो 3 की पावर n जो है -3 लिखना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि -27 ही इसके बराबर हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पर प्लस लिख दूं तो कैसे काम चलेगा, गलत हो जाएगा ना। ये तो 3 के पावर n कभी -27 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर प्लस वाला साइन तो गड़बड़ है, माइनस वाला साइन सही है, यानी कि यहाँ पर प्लस ही साइन नहीं ले सकते हम, हमें माइनस ही लिखना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। तो माइनस साइन हम इसमें लिखेंगे। अब यहाँ से तुम देख सकते हो n की वैल्यू तो 3 आ गई, तो f(x) हमारा माइनस साइन लिखने से 1 - xn यानी कि 1 - x³ आ गया। अब यहाँ से हम इजिली f4 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि कितनी आ गई -63। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले का था, ठीक है। अब जो मैंने अभी ये 4 फॉर्मूले लिखे हैं, या जो मैंने मेथड 2 बताया था यहाँ पर, ये बताया था कि टाइप 2 कि डिफरेंशिएबल फंक्शन में डिफरेंशिएट करना होता है, और डिफरेंशिएट करके कैसे करते हैं ये 2 मेथड भी लिखे थे, मेथड 1 मेथड 2। तो इसी तरह का क्वेश्चन अब करने लगे हम, जिसको हम मेथड 1 या 2 किसी से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। इसमें कोई हमें ये इक्वेशन दी गई है, फंक्शनल इक्वेशन हमें दी हुई है, और हमें इसको चाहे तो मैं f(x) + h का फॉर्मूला लगाऊं, या मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट ही कर लेता हूं। देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब x या y कुछ भी कर लो, विद रिस्पेक्ट टू x कर लिया मान लो मैंने, एंड ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। तो भाई मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो f(x) + y/2, और फिर x + y/2 की डिफरेंशिएशन, तो भाई x की डिफरेंशिएशन तो 1 हो गई और y की हो गई 0, क्योंकि y तो कांस्टेंट है। और इधर जो है इसकी डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो f(x) और fy की 0, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ पुट कर देता हूं। देखो क्या करें, x को 0 पुट कर देते हैं, और क्या है, x को 0 पुट किया तो f'(y/2) बराबर f'(0) आ गया। बट f'(0) तो दिया हुआ है मुझे, क्या दिया हुआ है भाई, ये दिया है -1। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू में तुम अंदर y/2 लिखो, y लिखो, x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे भी। अब देखो f'(x) अगर मान लो मेरा 5 है, तो तुम बताओ f'(0) क्या होगा, अभी वो भी तो 5 ही होगा। f'(3) क्या होगा बताओ, जब कांस्टेंट वैल्यू ही आ गई 5, तो भी x से तो मतलब ही नहीं है, उसमें 0 डालो 3 डालो 5 ही तो आना है। तो यानी f' के अंदर कुछ भी रखते रहो, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा उससे। तो f' के अंदर y/2 लिखा है तो भाई x ही लिख दो फिर। तो f'(x) अगर ये हो गया तो इंटीग्रेशन में इसको करूंगा तो -1 की इंटीग्रेशन -x और प्लस कांस्टेंट। अब मैं इसमें x को डाल देता हूँ 0, तो x को 0 डालने से मुझे क्या मिला, f0 बराबर 0 -0 + c, पर f0 तो मुझे क्वेश्चन में दिया है 1, c की वैल्यू 1 हो गई, यानी f(x) मेरा क्या आ गया -x + 1। तो ये इस प्रकार से हम मेथड 2 से मैंने इसको किया है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, मेथड 1 से भी इसको हम कर सकते हैं। इस प्रकार के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी यहीं पर समाप्त होता है। ऑल द बेस्ट।